कि यूरोप में राष्ट्रवाद की जो शुरुआत हुई थी वो फ्रांसीसी क्रांति से हुई थी, जो कि 1789 में हुई थी। मतलब नेपोलियन ने प्यारे बच्चों जो फ्रांस में आक्रमण किए, उससे क्या हुआ भाई? देखो, निरंकुश शासन का मतलब क्या होता है? ऐसा राजा जिसके ऊपर कोई अंकुश ना हो। जनता जो है मांग कर रही थी कि हमारे यहाँ जो राजा हो ना, जो हमारे यहाँ शासन की प्रक्रिया हो वो किस प्रकार हो? नियम के अनुसार हो। ये जो मेटरनिक था प्यारे बच्चों, ये नहीं चाहता था कि फ्रांस में राजतंत्र समाप्त हो। हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? पूरी आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, और इसीलिए प्यारे बच्चों मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं एसएसटी के सबसे ज्यादा पूछे गए सब्जेक्टिव प्रश्न। पिछले 10 वर्षों में प्यारे बच्चों एसएसटी के वे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछा गया है, आज मैं उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर आया हूं भैया। मात्र 15 सेकंड अपने आप को दे लेना और सभी सब्जेक्टिव जो आज मैं लेकर आया हूं प्यारे बच्चों, इसी को बार बार रिवाइज कर लेना और यही पढ़ के चले जाना आप सभी का। प्यारे बच्चों, एक एक क्वेश्चन आपकी 2026 की बोर्ड की परीक्षा में फंसने वाला है, ये मैं चीज की गारंटी लेता हूं। तो आप सभी लोगों के सामने प्यारे बच्चों सबसे पहला मैंने यहां सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिखाया है। क्या सबसे पहला प्रश्न प्यारे बच्चों यूरोप में राष्ट्रवाद का है। इसको आप लोग रट लीजिएगा कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरीके से सहायक हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों यूरोप में राष्ट्रवाद की, तो आप लोगों को पता होगा कि यूरोप में राष्ट्रवाद की जो शुरुआत हुई थी वो फ्रांसीसी क्रांति से हुई थी, जो कि 1789 में हुई थी। देखो, यूरोप में राष्ट्रीयता के भावना के विकास में फ्रांस की राजक्रांति के पश्चात नेपोलियन के आक्रमण ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। फ्रांसीसी क्रांति ने, जो कि प्यारे बच्चों 1789 में हुई थी, ने राजनीति को अभिजात्य वर्ग, मतलब अभिजात्य का मतलब उच्च वर्ग से निकाल कर प्यारे बच्चों उसे अखबार, सड़क और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया। यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभिमान के द्वारा नव युग का संदेश पहुंचा। मतलब नेपोलियन ने प्यारे बच्चों जो फ्रांस में आक्रमण किए, उससे क्या हुआ? उससे राजतंत्र समाप्त होकर प्यारे बच्चों जो फ्रांस था वहां पर गणतंत्र की शुरुआत की एक स्थापना होने लगी। इतना नंबर लिखोगे प्यारे बच्चों, आपको इतना लिख दोगे तो 2 नंबर आपका फिक्स है, आपको मिलना ही मिलना है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। 1830 के और 1848 की क्रांति जो हुई थी प्यारे बच्चों, उसकी विशेषताएं क्या थी? ये दोनों क्रांतियों में भैया एक विशेषता थी, ये आप सभी से पूछेगा प्यारे बच्चों, 2 नंबर का प्रश्न है। तो सबसे पहले विशेषता क्या थी कि ये दोनों क्रांति प्यारे बच्चों, सभी क्रांति, चाहे 1830 की बात करेंगे चाहे 1848 की बात करेंगे, प्रतिक्रियावादी और निरंकुश शासन की समाप्ति चाहते थे। भाई देखो, निरंकुश शासन का मतलब क्या होता है? ऐसा राजा जिसके ऊपर कोई अंकुश ना हो। ऐसा राजा प्यारे बच्चों जिसका कोई अंकुश ना लगाया जा सके उसे निरंकुश बोलते हैं। तो भैया कोई भी व्यक्ति हो ना, अपने ऊपर निरंकुश शासक नहीं चाहता है। तो 1830 में भी जनता ने निरंकुश शासक का विरोध किया था और 1848 में भी जनता ने निरंकुश शासन का विरोध किया था। दूसरी बात, वे उदारवाद और राष्ट्रवाद के क्या थे? समर्थक थे। मतलब जो जनता थी प्यारे बच्चों, वो चाहते थे कि हमारा जो राजा हो ना वो बहुत उदारवादी हो, और लोग चाहते थे कि हमारे देश के लोगों के प्रति प्रेम जगे। तो वे सभी उदारवाद और राष्ट्रवाद के समर्थक थे और वे वैधानिक शासन की मांग कर रहे थे। मतलब जो 1830 की क्रांति हुई, 1848 की क्रांति हुई, इन दोनों में जनता जो है मांग कर रही थी कि हमारे यहाँ जो राजा हो ना, जो हमारे यहाँ शासन की प्रक्रिया हो वो किस प्रकार हो? नियम के अनुसार हो। और चौथी बात, दोनों क्रांतियों की एक मुख्य विशेषता यह भी थी कि स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा मुख्य मुद्दा था। जो 1830 में, जो 1848 में क्रांति हुई थी प्यारे बच्चों, इसका मुख्य मुद्दा था कि जनता स्वतंत्रता चाहती थी, जनता समानता चाहती थी और जनता अपने अधिकार की मांग कर रही थी। तो इतना पॉइंट अगर लिखोगे प्यारे बच्चों तो आप सभी को 2 मार्क्स 100% मिलेगा। अगला प्रश्न है, मेटरनिख कौन था? यूरोपीय इतिहास में वह क्यों विख्यात हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2026 के लिए प्यारे बच्चों। देखो, आप सभी को पता होगा प्यारे बच्चों कि जो नेपोलियन था, नेपोलियन को हराने में मेटरनिख ने प्यारे बच्चों बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। और यह व्यक्ति ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑस्ट्रिया का क्या था? चांसलर था। और इसने प्यारे बच्चों वियना कांग्रेस की मेजबानी की था। क्यों किया था? क्योंकि इसने 4 बड़े देशों को एक करने का काम किया था और 4 बड़े देशों की ट्रिक थी प्रेब, प्रसा, रूस, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन। तो देखो, वह घोर प्रतिक्रियावादी था प्यारे बच्चों और क्रांति के संदेशों का कट्टर विरोधी और पुरातन व्यवस्था बनाने का समर्थक था। कहने का मतलब है, ये जो मेटरनिख था प्यारे बच्चों, ये नहीं चाहता था कि फ्रांस में राजतंत्र समाप्त हो। मेटरनिख नहीं चाहता था कि जनता किसी प्रकार से विरोध करे। मेटरनिख नहीं चाहता था कि हमारे यहाँ लोकतंत्र की स्थापना हो। ये पुरानी व्यवस्था का प्यारे बच्चों समर्थक था
और उसने उसने जिस प्रकार की व्यवस्था यूरोप में स्थापित किया उसे मेटरनिक व्यवस्था कहा जाता है। अपनी इसी व्यवस्था के कारण वह यूरोपीय इतिहास में प्यारे बच्चों विख्यात हुआ था। 1815 से लेकर 1848 तक के समय को प्यारे बच्चों मेटरनिक युग भी कहा जाता है। 1815 से लेकर 1848 तक के समय को मेटरनिक युग कहा जाता है। इस दौरान इसने फ्रांस में जो भी परिवर्तन किए उसे ही हम लोग मेटरनिक प्रक्रिया के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, जर्मनी के एकीकरण की प्यारे बच्चों बाधाएं क्या थी? भाई इटली के एकीकरण की बाधाएं पढ़ लेना, जर्मनी के एकीकरण की, ये दोनों प्रश्न प्यारे बच्चों आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं तो जर्मनी के एकीकरण की प्रमुख बाधाएं थी। पहली बात तो प्यारे बच्चों यहां पर 300 छोटे और बड़े राज्य थे। भाई देखो जितने ज्यादा बड़े राज्य होंगे वहां पर अलग भाषा होगी, अलग धर्म होगा, अलग जाति के लोग होंगे, अलग समुदाय के लोग होंगे, अलग जीवन शैली होगी, तो भैया यहां पर एकता नहीं आ पाएगी। तो जर्मनी में 300 छोटे बड़े राज्यों का होना, इन राज्यों में व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक अलग विषमताएं थी। भाई जितना बड़े राज्य होंगे, जितने ज्यादा राज्य होंगे वहां पर अलग अलग धर्म होगा, अलग अलग जाति होगी और राष्ट्रवाद की भावना का भी अभाव होगा। और ऑस्ट्रिया का प्यारे बच्चों, ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था मेटरनिक की प्यारे बच्चों क्या था? हस्तक्षेप था। और इसकी जो नीतियां थी इन्हीं के चलते प्यारे बच्चों जर्मनी का कभी भी एकीकरण नहीं संभव हो रहा था। लेकिन जब प्यारे बच्चों यहां पर बिस्मार्क आता है, बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया, अपनाकर उसी को प्यारे बच्चों यहां पर जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया को पूरा किया। एक बार कमेंट करके बताना जरा प्यारे बच्चों जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि रूसी क्रांति के 2 कारण का उल्लेख करिए। प्यारे बच्चों जो रूस में क्रांति हुई थी, चैप्टर नंबर 2 आ गया है हमारा। रूस की क्रांति के 2 प्रमुख कारण क्या थे? ठीक, तो भाई देखो सबसे पहला कारण था प्यारे बच्चों सामाजिक और आर्थिक। इसमें 2 कारण थे प्यारे बच्चों, एक सामाजिक कारण था और एक आर्थिक। सामाजिक का मतलब होता है जो समाज की दृष्टि से प्यारे बच्चों, आर्थिक का मतलब होता है पैसे को लेकर, गरीब और अमीर की भावना को लेकर। तो सबसे पहले तो बात करेंगे प्यारे बच्चों सामाजिक कारण की। जैसे अगर जो रूसी समाज के बहुसंख्यक किसान प्यारे बच्चों, इनकी स्थिति बहुत दयनीय थी। मतलब प्यारे बच्चों सबसे पहले तो जो रूस की ज्यादातर जनता क्या थी? किसान थी। और वो प्यारे बच्चों किसान क्या थे? उनकी स्थिति बहुत दयनीय थी। क्यों ऐसा कारण था? क्योंकि जनता प्यारे बच्चों करों के दबाव में चलती जा रही थी, उनको करों के दबाव में डाला जा रहा था। जनता बहुत प्रताड़ित हो गई थी अपने राजा के प्रति। मजदूर और श्रमिक भी शोषण के शिकार थे। अतः किसान मजदूर जारशाही यानी कि प्यारे बच्चों राजा के विरोधी बन गए। और रूस की आर्थिक स्थिति भी दुर्बल थी। कृषि और उद्योग का समुचित विकास नहीं होने तथा युद्धों से रूस की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई। बेरोजगारी और गरीबी बढ़ गई। इससे क्रांतिकारी भावना को भी और जोर मिलता है। अगले प्रश्न, रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु कहां तक उत्तरदायी थी? रूसीकरण का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि जैसे रूस में सिर्फ एक जाति के लोग रहेंगे, रूस में सिर्फ एक जाति के लोग रहेंगे, यही कहलाता है प्यारे बच्चों रूसीकरण। तो देखो यहां पर आपको पता है कोई भी देश होगा वहां पर अलग अलग धर्म के लोग होंगे, सीधी सी बात है, अलग अलग जाति के लोग होंगे, सीधी सी बात है। तो यही कारण था प्यारे बच्चों। देखो रूस में विभिन्न जाति के निवासी थे। इनमें प्राय बच्चों जो रूस की जो मुख्य जाति थी वो थी स्लाव। जैसे हमारे भारत में मुख्य जाति कौन सी है? तो कहोगे हिंदू धर्म के लोग हैं। ऐसे ही प्यारे बच्चों स्लाव जाति के लोग रूस में ज्यादा थे। लेकिन इनके अतिरिक्त प्यारे बच्चों फिन भी थे, पोल भी थे, जर्मन भी थे, यहूदी भी थे। और ये भिन्न भिन्न भाषा और रीति रिवाज को मानने वाले थे। इसीलिए रूसी सरकार ने देश की एकता के लिए रूसीकरण की नीति को अपनाया। और जार की नीति थी एक जार, एक चर्च और एक रूस। जो रूस का सम्राट था कहता था कि भैया एक ही राजा होगा, मैं, एक जार होगा, एक प्यारे बच्चों चर्च होगा, मतलब ईश्वर भी एक होंगे। एक राजा होगा, एक ईश्वर होंगे और एक ही रूस होगा। और रूस में रहने वाले भी सिर्फ कौन होंगे? स्लाव होंगे। तो जो स्लाव के अन्य जाति के लोग थे प्यारे बच्चों, उन लोगों ने क्या कर दिया? विरोध कर दिया और रूस की क्रांति हो गई। अगले प्रश्न पर चलेंगे। हो ची मिन्ह मार्ग क्या है बताइए। तो प्यारे बच्चों आप सभी को पता है उत्तरी वियतनाम से लेकर दक्षिणी वियतनाम, उत्तरी वियतनाम से दक्षिणी वियतनाम को होकर जाने वाले गुप्त मार्ग को प्यारे बच्चों, गुप्त मार्ग को क्या कहते हैं? हो ची मिन्ह भूल भुलैया मार्ग। और यह प्यारे बच्चों क्या करते थे? यहां से, यहां के उत्तरी वियतनाम के सैनिक जो है ये गुप्त मार्ग से होते हुए रास्ते में इनके लिए खाद्य एवं रसद की भी व्यवस्था होती थी, अस्पताल की भी व्यवस्था होती थी। और अमेरिका ने प्यारे बच्चों इस मार्ग को अवरुद्ध करने का बहुत प्रयास किया था। जैसे हो ची मिन्ह हनोई से चलकर
लाओस कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिणी वियतनाम तक जाता था। इसमें सैकड़ों कच्ची पक्की सड़कें निकलकर पूरे वियतनाम से प्यारे बच्चों जुड़ी हुई थी और यह वियतनामियों को रसद यानी कि प्यारे बच्चों खाद्य पदार्थ मार्ग था। यह मार्ग काफी मजबूत था। अमेरिका सैकड़ों बार इस पर बमबारी कर चुका था, परंतु वियतकांग और उनके समर्थित लोग तुरंत उसकी मरम्मत कर लेते थे। क्योंकि होचो मिन मार्ग वियतकांग की जीवन रेखा थी, अतः अमेरिका इस पर नियंत्रण करना चाहता था। इसी क्रम में उसने लाओस एवं कंबोडिया पर आक्रमण भी किया, किंतु एक तीन तरफा संघर्ष में फंसकर उसे प्यारे बच्चों वापस जाना पड़ गया। ठीक, चलो अगला प्रश्न है, नापाम और एजेंट ऑरेंज का वर्णन करिए। एजेंट ऑरेंज प्यारे बच्चों और नापाम दो हथियार थे, है ना। तो इसमें इसको क्या कहा गया है, इसका वर्णन करिए। 2 नंबर का प्रश्न प्यारे बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो, अमेरिका ने वियतनाम पर आक्रमण में खतरनाक हथियार, टैंकों एवं बम वर्षक विमानों के व्यापक प्रयोग के साथ साथ खतरनाक रासायनिक हथियार का प्रयोग किया। जब प्यारे बच्चों अमेरिका और वियतनाम का युद्ध होता है ना, तो अमेरिका उस समय क्या करता है, बम से प्यारे बच्चों हेलीकॉप्टर के जरिए बड़े बड़े बम और रासायनिक हथियारों का इसने प्रयोग किया। किस पर, वियतनामियों पर। बहुत लोग मारे गए, पेड़ वगैरह झुलस गए एकदम से। देखो, तो कुछ रासायनिक हथियार थे नापाम बम और एजेंट ऑरेंज। नापाम बम में प्यारे बच्चों, नापाम एक कार्बनिक यौगिक था, मतलब एक जो कहते हैं ना कि हम लोग यौगिक प्यारे बच्चों जो एक से अधिक तत्वों से मिलकर बन जाए तो उसे यौगिक बोलते हैं। तो नापाम एक यौगिक था प्यारे बच्चों जो अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ मिलकर एक ऐसा मिश्रण तैयार करता था जो त्वचा से चिपक जाता और जलता रहता था। प्यारे बच्चों, जब ये जैसे मान लो कि ये जो नापाम था ना, नापाम बम था, ये जैसे क्या था ना, ये कार्बन जब इसके निकलते थे तो चेहरे पे अगर चिपक जाता तुम्हारे ना, तो ये चेहरा तुम्हारा पूरा लाल कर देता और जलन बहुत होती। अब जरा सोचो, अगर तुम्हारे चेहरे पर जलन होगी तुमको कैसा महसूस होगा, तो जलता रहता था। और एजेंट ऑरेंज जो था प्यारे बच्चों, एक जहर था। ये एजेंट ऑरेंज प्यारे बच्चों ऑरेंज कलर का एक बॉक्स होता था और अमेरिका जब हेलीकॉप्टर के जरिए ये बम की बरसावारी करता था, और जब ऑरेंज जो एजेंट ऑरेंज था प्यारे बच्चों पेड़ पौधों पर गिरता था ना, तो पूरी की पूरी उसकी पत्तियां ही झुलस जाती थी, जिससे प्यारे बच्चों क्या हुआ, इसकी पत्तियां झुलस जाती तथा पेड़ मर जाते थे। जंगलों को खत्म करने का इसका प्रयोग किया गया, मतलब जो जंगल वगैरह थे इसको खत्म करने का अमेरिका ने प्रयास किया था। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी प्यारे बच्चों, जैसे क्या होता है, मैंने एक पत्र तैयार किया और यहां पर तुमसे कहा साइन कर लो, यहां पर तुमसे कहा बेटा तुम साइन करो। अब यहां पर मैंने तुमसे मेरी मर्जी जो भी होगी, तुमको 16 घंटे काम करना पड़ेगा, मैंने यहां पर लिख दिया। मैंने यहां पर लिखा तुमको 1 भी रुपया नहीं दिया जाएगा, मैंने लिख दिया और तुम्हारी साइन पहले से है। एक तरफा अनुबंध का मतलब होता है प्यारे बच्चों, जहां पर मजदूरों का शोषण होगा, आपसे जबरदस्ती, आपके पास कोई अधिकार नहीं होगा, लेकिन मैं मालिक हूं तो मेरे पास सारे अधिकार होंगे। ठीक, जैसे वियतनामी मजदूरों से बागान में प्यारे बच्चों एक तरफा अनुबंध व्यवस्था के अंतर्गत काम करवाया जाता था। जो वियतनाम में रहने वाले मजदूर थे प्यारे बच्चों, उनसे एक तरफा अनुबंध व्यवस्था के तहत क्या काम करवाया जाता था। इस व्यवस्था में मजदूरों को एकरारनामा के अंतर्गत बागान मालिक और मजदूरों के बीच समझौता होता था, काम करना पड़ता था, और इस व्यवस्था में मजदूर को कोई अधिकार नहीं था, जबकि मालिक को प्यारे बच्चों असीमित अधिकार थे। समझे, मतलब एक पत्र बना लिया कि तुम पहले से साइन कर दो, तुम्हारी सारी संपत्ति मेरी हो गई भाई, तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं क्योंकि तुमने पहले से साइन किया हुआ है। अगले प्रश्न पर चलेंगे, माइली गांव की हत्याकांड क्या है प्यारे बच्चों। माइली गांव ये कहां पर था भाई, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसको इस चीज को भी नोट डाउन करना। तो माइली प्यारे बच्चों दक्षिणी वियतनाम का एक गांव था, जहां लोगों के वियतकांग समर्थक मारकर, ठीक है, कहां पर गांव था प्यारे बच्चों, ये दक्षिणी वियतनाम में था, जहां पर बाओ दाई की सरकार थी, और जहां के लोगों का वियतकांग समर्थक मारकर अमेरिकी सेना ने पूरे गांव को घेरकर पुरुषों को मार डाला, औरतों और बच्चियों को बंधक बनाकर कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया गया, फिर उन्हें मारकर पूरे गांव में आग लगा दिया गया। अमेरिका सेना की बर्बरता पूर्वक कार्रवाई की संपूर्ण विश्व में प्यारे बच्चों क्या हुई थी, आलोचना हुई थी। अमेरिका सेना प्यारे बच्चों जो था ना, ये क्या हुआ था, दक्षिणी वियतनाम का एक गांव था, यहां पर जबरदस्ती घुस जाती है अमेरिका सेना, और यहां के पुरुषों को तुरंत प्यारे बच्चों गोली से भून दिया गया, मार दिया गया। उसके बाद महिलाओं के साथ प्यारे बच्चों जबरन बलात्कार किया गया। क्यों, क्योंकि अमेरिका प्यारे बच्चों युद्ध में शामिल हो गया था। अमेरिका अपने प्यारे बच्चों, अमेरिका को लग रहा था कि ये वियतनाम को क्या मैं नहीं कब्जे में कर सकता हूं इतना छोटे से देश को। इसने अपने प्यारे बच्चों ईगो पर बातें ले ली थी, और यही प्यारे बच्चों जो है यहां पर बलात्कार किए गए, लोगों को मारा गया, इस चीज की प्यारे बच्चों पूरे विश्व में आलोचना भी होती है। अगला प्रश्न,
साइमन कमीशन का प्यारे बच्चों गठन क्यों किया गया, भारतीयों ने इसका विरोध क्यों किया? देखो भाई 1919 का एक अधिनियम था। 1919 के अधिनियम की जांच करने के लिए कहा गया कि 10 वर्षों के बाद एक कमेटी आएगी जिसका नाम होगा साइमन कमीशन। मतलब 1929 में 1919 के अधिनियम की जांच करने के लिए 10 वर्ष के बाद एक कमेटी आएगी जो कि बताएगी कि क्या ये 1919 का अधिनियम सही चल रहा है कि नहीं। ठीक है, अब जो भी प्यारे बच्चों साइमन कमीशन के 1927 में जो है क्या कर दिया गया, साइमन कमीशन, यानी कि 2 वर्ष पहले ही प्यारे बच्चों साइमन कमीशन का गठन कर दिया गया। 1928 में भारत आ गया। भारतीयों ने देखा कि साइमन कमीशन के सभी सदस्य जो है अंग्रेज हैं, तो सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसीलिए भारतीयों ने प्यारे बच्चों इसका विरोध किया और भारतीयों ने साइमन गो बैक के नारे भी लगाए थे। देखो 1919 के भारत सरकार अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि 10 साल के बाद एक ऐसा आयोग आएगा जो इस बात की जांच करेगा कि इस अधिनियम में कौन कौन से परिवर्तन संभव है। अतः ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने समय से पहले ही जॉन साइमन के नेतृत्व में 1927 को साइमन कमीशन का गठन कर दिया। इसके सभी 7 सदस्य प्यारे बच्चों अंग्रेज थे। इस कमीशन का उद्देश्य संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना था और इस कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया, जिसके कारण भारत में इस कमीशन का प्यारे बच्चों तीव्र गति से विरोध हुआ। बहुत आसान भाषा में तुमको समझा रहा हूं बाबू, है ना। अगर मजा आ रहा होगा तो एक बार कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। अगला प्रश्न, भाई रॉलेट एक्ट प्यारे बच्चों आपसे क्या समझते हैं, इसका विरोध क्यों हुआ? देखो कहानी को समझना प्यारे बच्चों। प्रथम विश्व युद्ध जब चल रहा था 1914 से लेकर 1918 तक, ठीक है, तो अंग्रेज प्यारे बच्चों इस युद्ध में कमजोर पड़ रहे थे। अंग्रेज इस युद्ध में कमजोर पड़ रहे थे। अब अंग्रेजों ने गांधी जी से कहा कि गांधी जी हम हार रहे हैं, एक काम करिए आप भारतीयों को हमारी तरफ से लड़ने के लिए बोल दीजिए। अगर भारतीय हमारी तरफ से युद्ध में लड़ेंगे ना तो फिर क्या होगा, अगर भारतीय हमारी तरफ से लड़ेंगे तो हम जीत जाएंगे और हम आपको आजाद कर देंगे। अब हुआ क्या, गांधी जी ने प्यारे बच्चों भारतीय के लोगों से कहा ऐसा है कि तुम लोग युद्ध में शामिल हो जाओ, अगर भारत के लोग अगर अंग्रेज जीत जाएंगे हम लोग आजाद हो जाएंगे। और हुआ क्या, 1918 में जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो अगले ही वर्ष 1919 में प्यारे बच्चों अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट ला दिया। रॉलेट एक्ट क्या था भाई, कि मतलब अगर तुम 2 या 2 से अधिक लोग कहीं पर भी इकट्ठा हो गए और किसी भी अंग्रेज को तुम्हारे ऊपर शक हो गया तो शक के बिना पर तुमको हम जेल में डाल देंगे। तुम्हारे पास सिर्फ जेल में बंद रहने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा, तुमको कोई वकील भी नहीं मिलेगा। इसीलिए इसे प्यारे बच्चों बिना वकील बिना दलील का कानून कहा गया। किसे, तो रॉलेट एक्ट को। तो भाई देखो अब हुआ क्या प्यारे बच्चों, रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं, तो भारत में प्यारे बच्चों बढ़ती हुई राष्ट्रवादी घटनाएं और असंतोष को दबाने के लिए रॉलेट एक्ट को लाया गया, जिसके अंतर्गत सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना साक्ष्य मतलब बिना किसी साक्ष्य के वारंट के गिरफ्तार कर सकती थी। इस अधिनियम के अंतर्गत एक विशेष न्यायालय के गठन का प्रावधान था, जिसके निर्णय के विरुद्ध कोई अपील भी नहीं कर सकता था प्यारे बच्चों। मतलब अगर न्यायालय ने कह दिया ये व्यक्ति को फांसी दो तो तुमको कोई मतलब तुम्हारी कहीं नहीं सुनवाई होगी। इसीलिए प्यारे बच्चों रॉलेट एक्ट को बिना वकील बिना दलील का कानून भी कहा गया, इसीलिए इसका विरोध हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में निरुद्योगीकरण प्यारे बच्चों क्या है, क्यों हुआ? भाई देखो अंग्रेज प्यारे बच्चों भारत में आए और औद्योगिक जब मशीनें लगातार लगने लगी, भारत में लोग प्यारे बच्चों हाथों से काम करते थे। अभी जो हाथों से काम होता था भाई, अगर मान लो एक दिन में एक व्यक्ति कोई 5 कपड़ा बना पाता है, मशीन 500 कपड़े बना देती। जब प्यारे बच्चों मशीनों का आविष्कार हुआ तो मतलब कपड़ों की बहुत डिमांड होने लगी, तो मशीनों ने लोगों का स्थान ले लिया। अब वहां पर ब्रिटेन में 5000 कपड़े बन रहे, ब्रिटेन से कपड़े बनकर भारत आने लगे। अब भारत के जो लोग थे प्यारे बच्चों वो कैसे हो गए, बेरोजगार हो गए। तो 1850 के बाद अंग्रेजी सरकार की औद्योगिक नीतियों के मुक्त व्यापार की नीति, तो अंग्रेजों ने प्यारे बच्चों ब्रिटेन में एक नीति लगा दिया, मुक्त व्यापार। मतलब अब हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे, आप जाओ भारत में व्यापार करो। भारतीय वस्तुओं के निर्यात पर सीमा और परिवहन शुल्क लगाने, रेलवे कारखानों में अंग्रेजी पूंजी निवेश, भारत में अंग्रेजी आयात को बढ़ावा देने के इत्यादि के फलस्वरूप भारतीय उद्योग का विनाश हो गया। कारखानों की स्थापना प्रक्रिया बढ़ी, जिससे देसी उद्योग अपना महत्व खोने लगे। इससे भारतीय उद्योगों का निरुद्योगीकरण भी हो गया। अगला प्रश्न, शहरों ने किन नई समस्याओं को प्यारे बच्चों जन्म दिया? देखो जब भाई शहर जहां पर प्यारे बच्चों उद्योग वगैरह लगने लगे, जहां गांव था पहले अब शहर बसने लगे, तो शहर में क्या क्या समस्याएं आई? तो नए नए शहरों का उदय और शहरों की बढ़ती जनसंख्या ने शहरों में नई नई समस्याओं को जन्म दिया। जैसे शहरों में श्रमिकों की बढ़ती आबादी ने कई नई समस्याओं को जन्म दिया, जैसे बेरोजगारी में वृद्धि हो गई भाई, आवास की समस्या हो गई, स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो गई, इन सब समस्याओं का जन्म हुआ। अगला प्रश्न, यूरोपीय इतिहास में प्यारे बच्चों घेटों का क्या तात्पर्य?
तात्पर्य है। घेटो किसे बोलते हैं? देखो प्यारे बच्चों, फ्रांसीसी बस्तियों में जो फ्रांसीसी नागरिक थे ना, फ्रांसीसी बस्तियों को क्या बोला गया? घेटो कहा गया। ठीक, देखो यूरोपीय इतिहास में घेटो शब्द का अर्थ है मध्य यूरोपीय शहरों में यहूदियों की बस्ती के लिए। प्यारे बच्चों, जो यहूदी धर्म के लोग थे ना, यहूदी धर्म के लोग जो थे प्यारे बच्चों, उनकी बस्तियों के लिए घेटो का इस्तेमाल किया गया। लेकिन आज के संदर्भ में प्यारे बच्चों, धर्म, जाति या फिर समान पहचान वाले लोगों के साथ रहने वाले को यह इंगित करता है। घेटोकरण की प्रक्रिया में मिश्रित विशेषताओं वाले पड़ोस के स्थान पर एक समुदाय पड़ोस में बदलाव का होना सामुदायिक दंगों को यह एक विशिष्ट देशिक रूप देते हैं। कहने का मतलब प्यारे बच्चों, घेटो क्या था? यहूदी बस्तियों के लिए इस्तेमाल होता था, जहां पर प्यारे बच्चों एक साथ सारे यहूदी लोग रहते थे, उनकी बस्तियों के लिए ही घेटो शब्द का इस्तेमाल होता था। अगला प्रश्न, बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है प्यारे बच्चों? एक ऐसी कंपनी प्यारे बच्चों जो एक से अधिक देशों में व्यापार करती है, उसे ही बोलते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी। देखो, कई देशों में एक साथ व्यापार और व्यवसाय करने वाली कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। ये बहुराष्ट्रीय कंपनी पूंजीवादी देशों की बड़ी व्यापारिक और औद्योगिक कंपनियां हैं। अगला प्रश्न, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट करने का उद्देश्य क्या था? भाई देखो, 1878 में प्यारे बच्चों लॉर्ड लिटन जी के द्वारा क्या लगाया गया था? देसी भाषा के जितने भी समाचार पत्र होंगे अब वो नहीं छपेंगे। अगर उनको छापोगे प्यारे बच्चों, तुमको जेल में डाल दिया जाएगा। लिटन के द्वारा लगाया गया था, रिपन के द्वारा इसको हटाया गया। तो लिटन ने प्यारे बच्चों कहा कि सरकार वैसे कोई पत्रिका अथवा समाचार पत्र को मुक्त रूप में प्रकाशित नहीं होने देना चाहती जिसमें सरकारी व्यवस्था और नीतियों की आलोचना हो। अब भारत के लोग क्या करते थे पता है? अंग्रेजी जानते थे। अब भारत के लोग प्यारे बच्चों अपनी भाषा में छापकर एक दूसरे तक बात भी पहुंचा देते थे। इसीलिए लिटन ने प्यारे बच्चों इस पर रोक लगा दी थी। भारत में उभरते राष्ट्रवाद के प्रसार को रोकने के लिए भी लगाया गया था। अगला प्रश्न, सांप्रदायिकता क्या है प्यारे बच्चों? मेरा धर्म बड़ा है, मेरे धर्म से श्रेष्ठ कोई नहीं है, दूसरे धर्म छोटा है। प्यारे बच्चों, जब किसी व्यक्ति के अंदर ऐसी भावना आ जाती है तो उसे ही कहते हैं सांप्रदायिकता। जैसे जब समाज में एक धर्म के लोग दूसरे धर्म को छोटा, अपने धर्म को सर्वोच्च समझने लगते हैं तो समाज में धार्मिक आधार पर प्यारे बच्चों अलगाव होता है। इसी अवधारणा को सांप्रदायिकता कहते हैं। यह किसी भी लोकतंत्र के लिए प्यारे बच्चों क्या होता है? खतरनाक होता है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, वंशवाद से क्या समझते हैं? वंशवाद का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि जैसे अगर मैं प्रधानमंत्री हूं तो अगला प्रधानमंत्री मेरा बेटा होगा, उसका अगला प्रधानमंत्री उसका बेटा होगा, उसका बेटा और कोई प्यारे बच्चों अब पद पर नहीं बैठेगा। यही कहलाता है वंशवाद। भारत के राजनीतिक दलों में प्यारे बच्चों नेतृत्व का संकट रहता है। जैसे मैंने कोई पार्टी बना दी प्यारे बच्चों, कितनी मेहनत से मैंने पार्टी बनाई, अब मुझे ऐसा लगने लगा कि भाई देखो, अब कोई बाहरी व्यक्ति मेरी पार्टी का अगर अध्यक्ष बन जाएगा तो मेरे बेटों का क्या होगा? मैं पार्टी के बारे में प्यारे बच्चों, पार्टी के बारे में नहीं, अपने बेटों के बारे में सोच रहा हूं। तो ये प्यारे बच्चों, अगर मैं अपने पार्टी का जो मुखिया होगा, मेरे बाद मेरा बेटा होगा, तो यही कहलाता है वंशवाद। अधिकांश राजनीतिक दलों में कोई ऐसा नेता नहीं है जो सर्वमान्य हो। प्रायः सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को यह देखा गया है कि शीर्ष पर बैठे नेता अपने संगे संबंधी, दोस्तों, रिश्तेदारों को दल के प्रमुख पदों पर बैठाते हैं और यह सिलसिला पीढ़ी दर पीढ़ी कायम रहता है। वंशवाद की समाप्ति राजनीतिक दलों के सामने प्यारे बच्चों प्रमुख चुनौती है। अगला प्रश्न, धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं भाई? धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? ऐसा राज्य प्यारे बच्चों जहां पर सभी धर्मों को समानता होगी, जहां पर कोई धर्म श्रेष्ठ नहीं होगा, उसे ही प्यारे बच्चों धर्मनिरपेक्ष राज्य बोलते हैं। जैसे देखो, धर्मनिरपेक्ष राज्य किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं करेगा और ना ही किसी धर्म को विशेष दर्जा देगा। धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत संविधान सभी नागरिकों को किसी भी धर्म का पालन करने, उसका प्रचार करने की आजादी देता है। ये दोनों प्रावधानों से स्पष्ट है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत में प्यारे बच्चों जहां धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होता है वहां आप स्वतंत्र हो, किसी भी धर्म को मान सकते हो। आप लोग जो मन कहे आप अपने धर्म का पालन करिए, अपने धर्म को बढ़ावा दीजिए, आपको कोई रोक टोक नहीं होगी। अगला प्रश्न, लैंगिक असमानता क्या है भाई? तो लिंग के आधार पर पुरुषों और स्त्रियों में भेद करना, स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में दोयम दर्जे का और हीन समझने की भावना प्यारे बच्चों लैंगिक असमानता है। जैसे अभी प्यारे बच्चों एक गड्ढा खोदना है, आप लोग गए बाजार में लेबर के लिए, वहां पर देखा एक पुरुष है एक स्त्री है, तो आप किसको बुलाओगे गड्ढा खोदने के लिए? आपने कहा भैया मैं पुरुष को बुलाऊंगा। यही लैंगिक असमानता है। आपने प्यारे बच्चों उस व्यक्ति की कार्य क्षमता को देखा ही नहीं, सिर्फ आपने उसको देख लिया कि ये औरत है और ये काम नहीं कर पाएगी, तो यही लैंगिक असमानता होती है। लड़कियों को प्यारे बच्चों लड़कों की तुलना में कम महत्व दिया जाना, शिक्षा, खान पान, पालन पोषण में अंतर करना, लड़की को घर की चार दीवारी में कैद रखना, घर के काम काज तक सीमित रखना, स्त्रियों पर पुरुषों का नियंत्रण आदि लैंगिक असमानता के प्यारे बच्चों उदाहरण है। अगला प्रश्न,
संघीय शासन की प्यारे बच्चों दो विशेषताएं बताइए। देखो संघीय शासन जहां पर होता है प्यारे बच्चों, वहां पर एक सर्वोच्च सत्ता होती है, एक उच्च होता है प्यारे बच्चों, और उसके एक नीचे काम करता है ना। देखो इसमें प्रत्येक स्तर पर स्वायत्त सरकारें होती हैं, ये सभी अपने अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होती हैं। संघीय व्यवस्था में दोहरी सरकार होती है प्यारे बच्चों, एक केंद्रीय स्तर पर और दूसरी क्या होती है भैया, राज्य स्तर पर। ये दो विशेषताएं भी हो गई। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं वार्ड पार्षद के क्या क्या कार्य हैं। जो कोई वार्ड पार्षद होता है प्यारे बच्चों, उसका कार्य क्या क्या होता है, वार्ड की सड़क गलियों और नालियों का निर्माण करना, सफाई करना, सड़कों गलियों अथवा सार्वजनिक स्थानों पर बिजली की व्यवस्था करना, वार्ड की जन वितरण प्रणाली को दुरुस्त करना, निर्मल पेयजल की प्यारे बच्चों आपूर्ति उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न, आधारभूत प्यारे बच्चों संरचना किसे कहते हैं। आधारभूत संरचना जो देश के विकास के लिए प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं उसे बोलते हैं आधारभूत संरचना। जैसे जरा सोचो, जरा आप लोग खुद से सोचो कि भाई देश के विकास के लिए क्या जरूरी है। आप कहोगे अच्छी सड़क, पानी, हवा, बिजली, सड़क, यातायात, संचार, हॉस्पिटल, शिक्षा, यही सब है ना। तो यही प्यारे बच्चों आधारभूत संरचना है। जैसे देखो आधारभूत संरचना का अर्थ उन सुविधाओं और सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं। इनके अंतर्गत बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, कॉलेज, अस्पताल इत्यादि आते हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आय के मापन में आने वाली विभिन्न कठिनाइयों का वर्णन करिए। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों राष्ट्रीय आय का मापन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों इकोनॉमिक्स का। सबसे पहला प्यारे बच्चों पर्याप्त एवं विश्वस्त आंकड़ों की कमी। देखो इस संदर्भ में प्यारे बच्चों आंकड़ों को कितनी भी शुद्धता से ग्रहण कर लिया जाए, इसमें त्रुटि अवश्य देखने को मिलती है। देश जितना पिछड़ा हो उसके साथ यह समस्या उतना ही अधिक है। दूसरा है प्यारे बच्चों दोहरी गणना की संभावना। जैसे मान लो एक व्यक्ति की मासिक आय 50,000 रुपए है, उसने अपने नौकर को 2,000 रुपए दिया, तो यहां उसकी और उसके नौकर की आय को अलग अलग जोड़ना प्यारे बच्चों क्या है, दोहरी गणना की संभावना है। तीसरी बात करूं प्यारे बच्चों अगर मैं, मौद्रिक विनिमय प्रणाली का अभाव। देखो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में बहुत सारी वस्तुओं का समावेश है जिसका विनिमय मुद्रा के द्वारा नहीं होता। कुछ वस्तुओं के उत्पादन स्वयं भी उपभोग कर लेता है या वस्तुओं के बदले दूसरी वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। ऐसी स्थिति में आय के मापन में समस्या उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न, तीसा के भयानक आर्थिक मंदी से उबारने के लिए किस अर्थशास्त्री ने प्यारे बच्चों प्रयास किया था। प्यारे बच्चों मैं आप सभी को गारंटी देता हूं कि सारे प्रश्न आपके सब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। आप लोग देख लीजिएगा, यही वीडियो को देखिएगा बार बार प्यारे बच्चों, आपको पूछेगा 100%। देखो तीसा की भयानक आर्थिक मंदी प्यारे बच्चों 1929 से 1933 तक रही, उससे प्रोफेसर कीन्स ने उबारने का प्रयास किया। जो तीसा की मंदी आई थी प्यारे बच्चों, किसने प्रयास किया, प्रोफेसर कीन्स ने। उन्होंने राष्ट्रीय आय की धारणा को नए सिरे से विचार किया। कीन्स के अनुसार राष्ट्रीय आय को उपभोक्ता वस्तुओं और विनियोग वस्तुओं पर किए गए कुल व्यय के योग के रूप में व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न, सहकारिता से प्यारे बच्चों आप क्या समझते हैं। देखो अगला प्रश्न आ गया, सहकारिता प्यारे बच्चों क्या है, दो या दो से अधिक लोगों को जब मिलकर काम करते हैं, दो या दो से अधिक लोग प्यारे बच्चों जब मिलकर काम करते हैं तो इसे बोलते हैं सहकारिता। देखो सामान्य अर्थ में सहकारिता का अर्थ होता है एक साथ मिलजुल कर कार्य करना, लेकिन अर्थशास्त्र में सहकारिता की परिभाषा इस प्रकार दी गई है, सहकारिता वह संगठन है जिनके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक प्यारे बच्चों स्वेच्छापूर्वक मिलकर क्या करते हैं, समान स्तर पर आर्थिक हितों की वृद्धि करते हैं। इस प्रकार सहकारिता उस आर्थिक व्यवस्था को कहते हैं जिसमें मनुष्य किसी आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करते हैं। जैसे प्यारे बच्चों स्वयं सहायता समूह, लोग देखा होगा आप लोगों ने, स्वयं सहायता समूह में 4-5 महिलाएं जुड़ती हैं और उनके जुड़ने के बाद प्यारे बच्चों वो लोग मिलकर आपस में कुछ पैसे जमा करती हैं और किसी को आवश्यकता होने पर प्यारे बच्चों उसी में से बहुत माइनर ब्याज पर उनको प्यारे बच्चों ऋण भी उपलब्ध कराते हैं। अगला प्रश्न, व्यावसायिक बैंक कितने प्रकार के जमा राशि को स्वीकार करते हैं। तो यहां पर प्यारे बच्चों 4 प्रकार की जमा राशि स्वीकार करते हैं, अस्थायी जमा, चालू जमा, संचयी जमा और आवर्ती जमा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, देशी बैंकर प्यारे बच्चों किसे कहते हैं। देशी बैंकर प्यारे बच्चों ऐसे संस्थान, देखो ऐसे बैंकर प्यारे बच्चों जो वित्त प्रदान लोगों को शामिल किया जाता है, मतलब प्यारे बच्चों जो बैंकों के अतिरिक्त पारंपरिक तरीके से ऋण देते हैं उन्हें प्यारे बच्चों देशी बैंकर कहा जाता है। जिन पर प्यारे बच्चों आरबीआई का कोई भी दिशा निर्देश पालन नहीं करते, जो आरबीआई के कोई दिशा निर्देश को पालन नहीं करते उन्हें क्या बोलते हैं, देशी बैंकर। जैसे सेठ, महाजन प्यारे बच्चों, साहूकार, ये सबसे ज्यादा प्रचलित ग्रामीण इलाकों में होते हैं। अगला प्रश्न है, गैर सरकारी सेवा किसे कहते हैं प्यारे बच्चों। गैर सरकारी सेवा वे समस्त सेवाएं जिनका संचालन निजी संगठन या प्यारे बच्चों कंपनियों के माध्यम से होता है, वे समस्त संचालन प्यारे बच्चों जो सरकार के अधीन कार्य नहीं करते हैं उन्हें प्यारे बच्चों गैर सरकारी सेवा कहते हैं। जैसे
निजी बैंक हो गए, प्राइवेट बैंक हो गए, दूरसंचार सेवा हो गया, यातायात हो गया, पर्यटन हो गया इत्यादि। तो ये सभी प्यारे बच्चों आपके लिए सबसे ज्यादा प्यारे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, उनको मैंने आज की इस टॉपिक में शामिल किया था। आप लोग इस वीडियो को एक बार और देखिएगा, डाउनलोड करके रख लीजिएगा, सेव करके रख लीजिएगा। प्यारे बच्चों यही वो प्रश्न होंगे जो 2026 की बोर्ड की परीक्षा में आपके पूछे जाएंगे, तो गारंटी है मेरी इस चीज को प्यारे बच्चों आप लोग नोट डाउन करिएगा। और इसके बाद प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, बाह्य स्रोतीकरण किसे कहते हैं? ठीक है, बाह्य स्रोतीकरण प्यारे बच्चों आउटसोर्सिंग किसे कहा जाता है? तो बाह्य स्रोतीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई देश अपने देश के रोजगार को बाहर स्थानांतरित करके कार्य को संपन्न कराती है। जैसे कॉल सेंटर अमेरिका का है जो भारत में स्थित होकर अमेरिकी कंपनियों को लेकर कार्य कर रहा है। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है प्यारे बच्चों, जैसे मैं अमेरिका कंपनी है, भारत में है भैया, मतलब भारत के लोग अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं, तो इसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? आउटसोर्सिंग। देखो, बाह्य स्रोतीकरण का सबसे ज्यादा लाभ भारत एवं चीन को मिला है, जहां श्रम शक्ति प्यारे बच्चों सस्ती है। अगला, समोच्च कृषि से प्यारे बच्चों आप क्या समझते हो? जब पर्वतीय क्षेत्र या ढलान पर वृत्ताकार रूप से खेत की जुताई कर कृषि कार्य किया जाता है और उसकी आकृति समोच्च रेखा की तरह दिखाई पड़ती है, तो इस प्रकार खेतों के पोषणीय तत्व जलों के साथ नहीं बहते हैं, मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहती है। अगला प्रश्न, भूक्षरण प्यारे बच्चों किसे कहते हैं? किसी भी कारणवश प्यारे बच्चों, किसी भी कारणवश अगर मान लीजिए जमीन का ऊपर का हिस्सा प्यारे बच्चों बह जाए, ठीक है, किसी भी कारण जमीन के ऊपर का हिस्सा प्यारे बच्चों हट जाए अपनी स्थान से, इसे ही बोलते हैं भूक्षरण। देखो, मिट्टी का अपने स्थान से विविध क्रियाओं द्वारा स्थानांतरित होना भूक्षरण कहलाता है। या भूक्षरण कई प्राकृतिक कारकों या गतिशील जल या फिर हिमानी या फिर सामुद्रिक लहरों द्वारा प्यारे बच्चों नियंत्रित एवं प्रभावित भी होता है। अगला प्रश्न है, सागर सम्राट प्यारे बच्चों क्या है? सागर सम्राट मुंबई का हाई पेट्रोलियम उत्खनन क्षेत्र है। इसमें कार्यरत एक प्यारे बच्चों ये क्या है? जलयान है, मतलब जल में चलने वाला प्यारे बच्चों। इसके द्वारा क्या किया जाता है? जहां से तेल निकाला जाता है ना, ये सागर सम्राट के द्वारा निकाला जाता है, जो समुद्री क्षेत्र में जल के भीतर तेलकूप की खुदाई का कार्य करता है। अगला, प्रारंभिक जीविका कृषि किसे कहते हैं? इस प्रकार के कृषि पद्धति में किसान सिर्फ इतने ही फसल का उत्पादन करता है जिससे उसका एवं उसके परिवार का प्यारे बच्चों भरण पोषण हो सके। ये प्यारे बच्चों आप सभी के लिए सबसे ज्यादा एसएसटी के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि मैंने आज आप सभी को करा दिया है। आप सभी लोग इसको बार बार देखिएगा प्यारे बच्चों, 1000 बार देखिएगा, बस यही प्रश्न आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय करते रहिए, सभी लोग अपना खूब मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। फिर से हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे, और कौन से टॉपिक पे अगला वीडियो चाहते हो आप लोग ये भी बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, जय हिंद।